स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, महाराष्ट्र और झारखंड में अभी रिसेंटली इलेक्शन हुआ था और आज उसके चुनाव के नतीजे आने थे। और देखिए, बहुत सारे मायनों में महाराष्ट्र स्पेशली काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देश का फाइनेंशियल कैपिटल है, बहुत सारा पैसा वहाँ पर है और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फोकस लोगों का वहाँ पर रहता है। और इसी की वजह से आप देखिए, यहाँ पर जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं आपको काफ़ी डिवाइडेड देखने को मिलेंगे। कहने का मतलब यह है, एक तरफ झारखंड है जहाँ पर जो इंडिया अलायंस है, जैसे कि JMM हो गया और कांग्रेस हो गई, जिन्होंने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, वहाँ पर वो जीत गए हैं। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर आप देखोगे तो बहुत बड़ी सुनामी आई है। नो डाउट यहाँ पर जो बीजेपी, शिवसेना और जो अजीत पवार की पार्टी है NCP, उन्होंने मिलकर अगर आप देखिए तो 2/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी हासिल की है। वो अपने आप में बड़ी बात है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको रिजल्ट के बारे में बताऊंगा, लेकिन साथ ही साथ ये महाराष्ट्र का चुनाव इतना मायने क्यों रखता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं पिछले कुछ महीनों में अगर आप देखोगे। और स्पेशली रिसेंटली जो अडानी वाला पूरा मामला सामने आया है, आपको याद होगा धारावी प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी बात हो रही थी। यहाँ पर जो उद्धव ठाकरे हैं वो कह रहे थे कि जो धारावी प्रोजेक्ट है अडानी को दिया गया है वो उनसे ले लेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा चुनाव के नतीजे को देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर डायरेक्टली जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वेबसाइट है वहां पर मैं आया हूं और यहां पर आपको एग्जैक्ट जो लीडिंग है, क्योंकि आप देखिएगा अगर आप लेफ्ट साइड में यहां पर देखोगे तो कोई भी अभी जीता कितना है वो अभी शामिल नहीं हुआ है, लेकिन लीड कितने पर कर रहा है वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये अगर आप देखिए, महाराष्ट्र के अंदर टोटल 288 सीट्स हैं और जाहिर सी बात है मेजॉरिटी के लिए आपको चाहिए 145। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए, जो महायुति है, जो अलायंस है महायुति, मतलब एक तरफ बीजेपी, शिवसेना और NCP, और शिवसेना ये शिंदे वाली पार्टी की शिवसेना और NCP मतलब अजीत पवार पार्टी की, तो इनका अगर आप टोटल नंबर देखो लगभग 218-220, मतलब 288 सीट्स में से 200 से ऊपर अगर आपकी सीट्स आ रही है, मतलब आपने स्वीप किया है बहुत बड़े स्तर पर। और वहीं यहां पर लंबे समय से बात चल रही थी MVA के बारे में, महाविकास अघाड़ी। ये अगर आप देखिए, यहां पर आपको पता ही है कि शिवसेना हो गया और जो यहां पर जो NCP है उनके पार्टी में बंटवारा हो गया था। एक तरफ यहां पर शिवसेना आप देख सकते हो, उद्धव बाला साहेब ठाकरे, जो बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं, उनका जो पार्टी है उनको करीब 21 सीट्स आपको मिल रहा होगा। INC जो कांग्रेस है उनको 19 सीट, और जो शरद पवार पार्टी की, माना यह जा रहा था कि हो सकता है कि उनको अच्छी खासी बढ़त हासिल होगी, लेकिन शरद पवार पार्टी की जो NCP है उनको सिर्फ 14 सीट्स यहां पर मिलते हुए देख रहे हैं। मतलब इनका अगर आप नंबर देखोगे तो लगभग आपको 60 के अंदर मिलेगा, 56, 57, मतलब कि उससे कहीं ज्यादा सीट अकेले यहां पर बीजेपी को मिली है। और देखो यहां पर मेजॉरिटी मार्क जो है ना 145, वो तो एक सिंगल पार्टी ले नहीं सकती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर हम बीजेपी की बात करें तो यहां पर उन्होंने चुनाव लड़ा था 148 सीट्स पर। वहीं शिंदे वाली जो पार्टी है शिवसेना, उन्होंने लगभग 80 सीट्स के आसपास चुनाव लड़ा था, और जो अजीत पवार पार्टी है दैट इज NCP, उन्होंने लगभग आई थिंक शायद 50 के ऊपर उसके आसपास सीट्स में जो है चुनाव लड़ा था। तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है, कोई एक सिंगल पार्टी तो नहीं जीत सकती थी 145, क्योंकि अलायंस ये यहां पर काफी मायने रखता है। और महाराष्ट्र में महायुति है, महायुति का मतलब जो बीजेपी वाला अलायंस है, और यहां पर जो महाविकास अघाड़ी की बात हो रही है वो है आपका कांग्रेस वाला अलायंस। तो अगर हम बात करें इस चुनाव में, देखिए अगर आप, तो बीजेपी को 127 सीट, जैसा कि मैं बता रहा हूं, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना ये महाराष्ट्र वाला मैप, तो ये जो अगर आप ईस्टर्न साइड वाले में जाओगे, इसको कहते हैं विदर्भ रीजन। एग्रीकल्चर मायने से काफी ज्यादा मायने रखती है। और यहां पर एक्चुअली क्या हुआ था, लोकसभा का जो चुनाव था ना, उसमें बीजेपी को बहुत बड़ी हार हासिल हुई थी। ये विदर्भ में बहुत, मतलब यहां पर वो डेसिमेट हो गए थे, लेकिन वापस से ये कमबैक किया। और विदर्भ वाले रीजन में अगर आप देखिए तो काफी सारी सीट्स यहां पर बीजेपी को आई, और ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये एक आपको मिल रहा है। और फिर नीचे वैसे ही अगर आप देखिए, यहां पर जो मराठवाड़ा वाला रीजन है, ये वाला अगर आप देखोगे, ये मराठवाड़ा वाला रीजन है ये, तो यहां पर भी अच्छी खासी बढ़त हासिल हुई है। ओवरऑल यहां पर यही पता चलता है इस चुनाव में। अच्छा, एक चीज यहां पर अगर आप देखिए, बाकी पार्टीज का क्या हाल है इसमें, जैसे कि अक्सर आप सुनते होंगे असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, ये अगर आप देखिए AIMIM, यहां पर ये 2 सीट पर लीड कर रहे हैं, राइट। तो ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ बाकी जो है अदर्स में कोई बहुत खास रहा नहीं है, क्योंकि अगर एक गठबंधन या फिर एक पार्टी जीत जाती है इतने बड़े स्तर पर, तो फिर इंडिपेंडेंस का फिर कोई बहुत महत्व नहीं रह जाता है। ऑल्दो कई सारे चुनाव में ये भी देखने को मिला है, वो काफी मायने रखते हैं। लेकिन अगर हम वोट शेयर की भी बात करें, अगर आप ध्यान से देखिए, यहां पर बीजेपी को लगभग 25% वोट आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद यहां पर
सेकंड नंबर पर जो है वो है आपका शिवसेना, जो एकनाथ शिंदे वाली जो पार्टी है शिवसेना, उनको लगभग 12-13%। मतलब मैक्सिमम जो किसी एक पार्टी को सबसे ज्यादा वोट गया है वो गया है बीजेपी को लगभग 25% के आसपास। तो हर एक मायने में, क्योंकि अभी इस समय देखिए मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो लगभग 11:30 के ऊपर हो चुके हैं, तो यहां पर जो रुझान सामने आया उससे साफ साफ दिख रहा है कि बीजेपी ने पूरा का पूरा जो है महाराष्ट्र जो है वो जीत गई है, और जो महायुति है, जो गठबंधन है। वहीं अगर हम झारखंड की बात करें यहां पर, तो अगेन यहां पर साफ साफ दिख रहा है जो इंडिया अलायंस है, जिसके अंदर ये जेएमएम हो गए, हेमंत सोरेन की पार्टी। और देखिए झारखंड भी मायने रखता है इसमें, स्पेशली आपने देखा होगा जो हेमंत सोरेन है उनको अभी जेल भी भेजा गया था, उन्होंने चीफ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया था। और जो चीफ मिनिस्टर बने थे कुछ समय के लिए चंपई सोरेन, वो बीजेपी में चले गए थे, वो नाखुश हो गए थे। तो यहां पर अगर आप बात करिए जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है झारखंड के अंदर वो है आपका 81, और ऑब्वियस सी बात है यहां पर आपको जीत के लिए जो सीट चाहिए वो है आपका 41-42। तो अगर आपको वो मिल जाता है तो इसलिए अगर आप देखोगे यहां पर जो जेएमएम है, दैट इज हेमंत सोरेन की पार्टी और कांग्रेस, उन्होंने कंफर्टेबली लगभग लगभग आप कह सकते हैं कि 50 के आसपास, क्योंकि आरजेडी भी अगर आप जोड़ दो क्योंकि वो इंडिया अलायंस के साथ जाएंगे, तो लगभग 48-50 सीट्स के आसपास इनके पास आ गए हैं। तो जो कि एक बहुत ही कंफर्टेबल मेजॉरिटी होती है, और बीजेपी कहीं ना कहीं यहां पर हार रही है, ये आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए स्पेशली यहां पर मैं बात करना चाहूंगा कि आखिरकार ये इतना मायने क्यों रखता है, ये जो महाराष्ट्र इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं या फिर झारखंड इलेक्शन की, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक्चुअली जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें यहां पर बीजेपी जो है हरियाणा में भी बड़े नंबर से हारी थी लगभग, क्योंकि क्या हो रहा था ना, पिछले 2 लोकसभा चुनाव से बीजेपी को हरियाणा में भी पूरे के पूरे सीट्स मिल रहे थे, 10-10 सीट मिल रहे थे। लेकिन इस बार हरियाणा में लोकसभा चुनाव में 5 सीट कांग्रेस और 5 सीट बीजेपी को मिला। लेकिन महाराष्ट्र में भी अगर आप बात करिए, क्योंकि महाराष्ट्र में एक्चुअली क्या हुआ था 2024 के चुनाव में अगर आप देखिए तो 28 सीट्स में से सिर्फ 9 ही सीट्स पर बीजेपी जीत पाई थी। और यहां पर अगर हम बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव में 25 सीट्स में से बीजेपी 23 सीट पर जीती थी। तो इसकी वजह से यह काफी इंटरेस्टिंग हो गया था इलेक्शन कि क्या यहां पर महाविकास अघाड़ी जो लोकसभा का एक तरह से नतीजा था उसको रिपीट कर पाती है कि नहीं। लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। हरियाणा में भी सेम यही चीज हो, हरियाणा में भी बीजेपी काफी सरप्राइज विक्ट्री थी, आपने देखा ही होगा। तो वो उस मोमेंटम को देखना था कि इस चुनाव में क्या वो मोमेंटम बरकरार रहता है कि नहीं कांग्रेस का और महाविकास अघाड़ी का। तो ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है, वापस से बीजेपी ने कमबैक किया है। फिर इसके अलावा एक और जो फैक्टर यहां पर बताया जा रहा है वो है बीजेपी एक्सपैंडिंग इन्फ्लुएंस। मतलब अभी तक अगर आप ज्यादातर देखोगे तो बीजेपी का जहां जहां पर कांग्रेस के साथ डायरेक्ट फाइट होता है वहां पर बीजेपी अक्सर जीतती आ रही थी, अभी भी जीत रही है। लेकिन साथ ही साथ अब जो रीजनल पार्टीज हैं, चाहे वो शरद पवार जी की पार्टी हो गई एनसीपी या फिर जो उद्धव ठाकरे की है, उनके खिलाफ भी अगर आप देखिए यहां पर जब बीजेपी खड़ी हो रही है तो वो जीतते आ रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो एक एम था कि वो अपना इन्फ्लुएंस को और एक्सपैंड करे, वो आपको देखते हुए मिल रहा है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है महाराष्ट्र की पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताता हूं, जो सबसे ज्यादा मायने रखती है कि महाराष्ट्र में हु इज मोर पॉपुलर, वो काफी हद तक डिसाइड होना था। क्योंकि अगर आप देखोगे ना महायुति जो बीजेपी का अलायंस है उसमें भी क्या आपको पता है यहां पर एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर हैं। ऑल्दो बीजेपी के पास ज्यादा सीट्स थी, डबल से भी ज्यादा सीट्स थी एकनाथ शिंदे की जितनी पार्टी के पास जितनी है। लेकिन यहां पर क्या है कि अब देखना होगा कि जो फडणवीस जी हैं, देवेंद्र फडणवीस, क्या वो यहां पर चीफ मिनिस्टर बनते हैं कि नहीं। कई लोगों का मानना था कि अगर बीजेपी 100 नंबर क्रॉस कर जाएगी तो यहां पर बीजेपी के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। अब तो बीजेपी को आप समझिए 125 से ज्यादा सीट्स आई हैं। तो देखना होगा कि क्या यहां पर कोई एक वापस से सामंजस्य हो पाता है, क्या एकनाथ शिंदे ही चीफ मिनिस्टर रहेंगे। तो काफी हद तक अब यह क्लियर हो रहा है कि बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है, क्योंकि मेजॉरिटी मार्क 145 का है, बीजेपी को 125 से ज्यादा सीट्स आते हुए दिख रही हैं। तो अगर ऐसा होता है तो हार्डली उनके पास 20-25 सीट्स ही रह जाती हैं मेजॉरिटी मार्क के लिए। तो क्या यहां पर वो एकनाथ शिंदे को वापस से बनाएंगे, क्योंकि पार्टी का भी काफी प्रेशर होता है कि जो पार्टी है बीजेपी, उनके वर्कर्स, उनको लगेगा कि भाई हमारी पार्टी ने 125 सीट्स भी जीता लेकिन फिर भी हमारे चीफ मिनिस्टर नहीं है, ठीक है। और जहां तक अजीत पवार का सवाल है तो देखिए मोस्ट प्रॉब्ली वो उनको जो यहां पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है वही ज्यादातर केस में बनने वाले हैं। फिर नेक्स्ट यहां पर जो एक फैक्शनलिज्म है ये भी काफी मायने रखता है, जो मैं आपको बता रहा था कि पिछले 2-4 वर्षों से अगर आप देखोगे ना महाराष्ट्र में डेवलपमेंट के अलावा अगर आप देखिए तो यहां पर फैक्शनलिज्म को काफी लेकर चर्चा हो रही थी कि ये पार्टी टूट रही है। एक बार एनसीपी टूटी, फिर शिवसेना टूटी सबसे पहले, उसके बाद एनसीपी भी टूट गई, जो बड़ी पार्टीज हैं वो टूटी हैं। तो ये
अब फाइनली डिसाइड होना था कि लोग आखिरकार किसको चाहते हैं। क्या शरद पवार के साथ जा रहे हैं एनसीपी वाले, क्या वो अजीत पवार के साथ जा रहे हैं, और स्पेशली जो शिवसेना है, जो बाला साहेब ठाकरे की लेगेसी है, क्या वो उद्धव ठाकरे उनके बेटे के पास जाएगी या फिर एकनाथ शिंदे के पास जाएगी। अभी जिस तरह के नतीजे आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे ने अच्छा खासा बढ़त हासिल किया है और इस चीज को एक्सेप्ट किया है। लेकिन साथ ही साथ लास्ट में एक और जो इंपॉर्टेंट इशू है महाराष्ट्र के चुनाव से रिलेटेड, वो है इकोनॉमी। देखो, महाराष्ट्र फाइनेंशियल कैपिटल है, मुंबई आपको पता है बहुत सारा पैसा आता है, टैक्सेस आते हैं, वेल्दिएस्ट स्टेट है भारत का, और इसी की वजह से सबकी नज़र भी रहती है। और स्पेशली रिसेंटली आपको मैं बता रहा था जो अडानी का पूरा मामला हुआ है और कई सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अभी आप कल देखिए जो स्टॉक मार्केट में भी बढ़ोतरी हुई है, 500 से ज़्यादा निफ्टी के पॉइंट्स बढ़े हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं बताया जा रहा है महाराष्ट्र में जो उम्मीद थी कि चुनाव जीतेगी बीजेपी, उसकी वजह से भी हो रहा है। और मोस्ट प्रॉब्ली मंडे को भी जब मार्केट खुलेगा तो आप देखिएगा वहाँ पर भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। एंड अगर ऐसा हुआ कि ग्लोबली कुछ बड़ा कुछ हो गया, अगर कोई अटैक कर दिया, रशिया यूक्रेन वॉर ज़्यादा हो गया, वो एक अलग मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाला है स्टॉक मार्केट पर भी, क्योंकि अडानी को पीएम मोदी जी के साथ जोड़कर अक्सर देखा जाता है। जो कांग्रेस है, जो अपोजिशन है, वो लगातार ब्लेम करते रहते हैं। इनफैक्ट मैं तो अभी ये भी देख रहा था यहाँ पर कि जो शिवसेना है, उद्धव बाला साहेब ठाकरे, उनकी जो पार्टी है, उनकी तरफ से बयान दिए जा रहे हैं कि हम इस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब जो भी है वो तो समय ही बताएगा यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं, लेकिन नो डाउट यहाँ पर बीजेपी ने महाराष्ट्र बड़े स्तर पर जीता है, लेकिन झारखंड में वो हारे भी हैं। तो ये दिखाता है हमारे कहीं ना कहीं देश की डाइवर्सिटी को भी दिखाता है। सो आई होप कि यहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।